अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके थे। तो आज फूड और न्यूट्रिशन का लेक्चर 3 हम डिस्कस करेंगे। आज फूड और न्यूट्रिशन में हम लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया था लास्ट लेक्चर में टेस्ट की बुनियाद पर, और उसके अलावा हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेस पर। तो आज मॉलिक्यूलर बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स की 3 मेन क्लासेस हैं और वो 3 मेन क्लासेस में एक मोनोसैकेराइड है, एक ओलिगोसैकेराइड है और लास्ट में है पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड को, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड को। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मोनो का मतलब होता है 1 और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी ये एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सिंपल शुगर्स। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपलर शुगर, सादा शुगर्स में इन्हें मज़ीद सादा बना नहीं सकते। वजह क्या है? क्योंकि ये होता ही एक यूनिट है। ये क्या होता है? एक ही यूनिट। फ़र्ज़ करें जैसे अगर हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लें, ये स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूँ ग्लूकोज का। अब स्टूडेंट्स देखें इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अब ये एक ही शुगर का यूनिट है, ठीक, एक ही शुगर का यूनिट है। तो इसे हम यानी तोड़कर कहीं से इससे मज़ीद शुगर हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? शुगर का। तो इसे हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते सादा शुगर्स में। कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स, इसमें 3 से 10 कार्बन के एटम्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो 3 से 10 कार्बन एटम्स है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑन फंक्शनल ग्रुप बेस दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम इसकी 2 किस्में हैं। आपको अगर याद हो, पहले लेक्चर में हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो अल्डिहाइड वाले होते हैं या कीटोन्स वाले, यानी बाज़ ऐसे हैं जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा और बाज़ ऐसे हैं जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। अब इस तरह स्टूडेंट्स अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के बेस पर शुगर्स 2 किस्म के हैं। अब देखिए, मैं फ़र्ज़ करें एक शुगर यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक। अब इस शुगर में आपको कार्बन नंबर 1 ये अल्डिहाइड शुगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स लगा लेता हूँ। ये अब ये 3 कार्बन का एक शुगर मैंने बना दिया जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं 3 कार्बन का ही एक और शुगर बना लेता हूँ जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें आपको नज़र आ रहा है, ठीक। और इसमें आपको अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक। अब स्टूडेंट्स, इस तरह कार्बन के जो हम कह रहे थे 3 to 10 कार्बन एटम्स, अब कार्बन एटम की बुनियाद पर हम इनके मुख्तलिफ नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन एटम अगर 3 हो तो हम उन शुगर्स को कहते हैं ट्राईओसिस। क्या कहते हैं इनको? ट्राईओसिस, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन हो। और अगर उनमें 4 कार्बन हो तो हम इन्हें टेट्रोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर 5 कार्बन वाले शुगर्स हों तो इसे हम पेंटोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर 6 कार्बन के शुगर्स हों तो उन्हें हम एक्सोसिस कहते हैं जिसमें 6 कार्बन हो। इसी तरह 7 कार्बन वाले को हम कहते हैं एप्टोसिस, यानी 7 कार्बन हो। इस तरह कार्बन की बेस पर हम इनकी नेमिंग कर रहे होते हैं, ठीक।
अब सबसे पहले हम आते हैं एग्जाम्पल पर। जो 3 कार्बन वाला शुगर होगा उसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो 3 कार्बन वाले शुगर में हम लेते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स 3 कार्बन वाला मैं बना लेता हूँ स्ट्रक्चर। ये ठीक है, 3 कार्बन वाला शुगर है और इस शुगर का नाम है, ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? इस शुगर का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड। स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल। देखें, आपने पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप बना दिया और उसके बाद आपने OH लगाते जाने हैं, ठीक। तो ये हमने बना दिया एक 3 शुगर वाला कार्बन। अब ये भी ज़हन में रखें कि इसे अल्डो ट्रायोज भी कहते हैं, ठीक। अल्डो ट्रायोज, अल्डो का मतलब है अल्डिहाइड वाला, ट्रायोज का मतलब है 3 कार्बन वाला शुगर, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड टेट्रोजिस पर, सेकंड शुगर पर, जो कि है टेट्रोजिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, वही फंक्शनल ग्रुप लेता हूँ जो मैंने यहाँ लिया था। उसके बाद मैं मज़ीद 3 कार्बन बना लेता हूँ और बाकी सब कार्बन के साथ मैं सिंपली OH लगा लेता हूँ और इस तरफ हाइड्रोजन लगाकर मैं वैलेंसी को कंप्लीट करता हूँ। तो देखिए जी, ये 4 कार्बन का शुगर बन गया और इसका नाम है त्रियोज। क्या नाम है इसका? त्रियोज इसका नाम है, स्पेशल नाम जो इसका होगा, ठीक है। अब ये अल्डो टेट्रोज है, क्या है? क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर और 4 कार्बन है, तो इसे हम कहेंगे अल्डो टेट्रोज, एल्डिहाइड ग्रुप और 4 कार्बन की वजह से, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पेंटोजिस की तरफ, यानी 5 कार्बन वाले शुगर की तरफ, ठीक। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह, यहाँ पहले कार्बन पे इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और उसके बाद फिर 4 कार्बन मज़ीद इसमें लगे होंगे और हर कार्बन पे आपने OH ग्रुप इस तरफ बना देना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आप हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दोगे, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स कितने कार्बन हो गए इसके अंदर? 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 कार्बन वाला हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो है राइबोज का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम आते हैं 6 कार्बन वाले की तरफ। बिल्कुल इसी तरह आपने पहले कार्बन पर लगाना है इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इसमें हम बनाएंगे मज़ीद 5 कार्बन, यानी कुल 6 कार्बन हो जाएंगे। अब इसमें OH इस तरफ आएगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक। और बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा जैसे हम बना रहे हैं। बाकी आपने सारे हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी को करना है सेटिस्फाइड। अब ये स्ट्रक्चर जो बन गया स्टूडेंट्स, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कि अल्डो एग्जोज है। क्या चीज़ है? अल्डो एग्जोज, यानी 6 कार्बन और अल्डिहाइड वाला शुगर है। इसी तरह हम एप्टोज भी बना सकते हैं, यानी 7 कार्बन। इसी तरह 8 कार्बन, 9 कार्बन वगैरह के हम कंपाउंड्स यानी मुख्तलिफ शुगर्स बना सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, यानी किसको हम बात कर रहे थे? मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है। हम बात कर रहे थे कौन से कंपाउंड्स की? मोनोसैकेराइड्स की। और यहाँ तक हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि कितने किस्म के मोनोसैकेराइड्स हैं और किस बेस पर मोनोसैकेराइड को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन कार्बन नंबर की बुनियाद पर हमने की, जिसमें ट्रायोजिस, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, एक्सोजिस वगैरह पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं हमारे सेकंड क्लासिफिकेशन में सेकंड नंबर पर, और ये है ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब वैसे होता है फ्यू और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी ये फ्यू शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो स्पेसिफिकली हम इसे कहते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। ये बने होते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स पर, ठीक। यानी इसमें मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं और इसके स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स आपस में
मिल करके इसके स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स ओलिगोसैकेराइड जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड से बने होते। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मोनोसैकेराइड वाले को। तो जब 2 शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। अब मैं डाइसैकेराइड के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि डाइसैकेराइड किस तरह से बन रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्ट्रक्चर मैं अभी बनाता हूँ ग्लूकोज का, ठीक। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और यहाँ होगा कार्बन 6, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इधर ऊपर H होगा, नीचे इसके OH होगा, यहाँ पर H और OH होगा, यहाँ पर फिर OH कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर की तरफ होगा। इसी तरह बाकी स्ट्रक्चर सिंपल, ये CH2 और उसके साथ OH, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद मैं स्ट्रक्चर साथ में बना लेता हूँ फ्रुक्टोज का। किस चीज़ का? ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये फ्रुक्टोज का है। इसका पहला कार्बन ये होगा जो मैं भी ड्रा कर रहा हूँ, ये इसका कार्बन 1 है, ठीक। और उसके बाद ये इसका कार्बन 2 है, ये इसका कार्बन 3 है, ठीक। यहाँ पर OH ऊपर होगा, H नीचे। फिर जो कार्बन 4 है इसमें H ऊपर होगा और OH नीचे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ H और OH लगा हुआ होगा, ठीक। और ये जो सबसे पहला है स्टूडेंट्स इसका फ्रुक्टोज का, सॉरी ये जगह, यहाँ पर इसका कार्बन नंबर 6 मौजूद होगा, ठीक। ये CH2OH, तो एक कार्बन 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्रुक्टोज का, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब स्टूडेंट्स ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद अब इनमें होता क्या है कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है। यानी अगर आप गौर करें तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मैं इनका स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप देख लें कि ये किस तरह आपस में जुड़ रहे होते हैं। तो अब मैं स्ट्रक्चर का बाकी पार्ट नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वो जगह बना रहा हूँ स्ट्रक्चर का जहाँ पर इन दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। CH2OH और इसका लास्ट CH2OH यहाँ पर था, बाकी ने मैं नहीं बना रहा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से होगा रिलीज़, और बाकी ये जो ऑक्सीजन रह गया ये ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में जोड़ देगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन इन दोनों शुगर्स को आपस में जोड़ देगा, यानी ग्लूकोज को और किसको, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज के साथ ये जोड़ेगा फ्रुक्टोज को। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इसे हम कहते हैं सुक्रोज। इसे हम क्या कहते हैं? सुक्रोज, और जिसे उर्दू में हम चीनी भी कहते हैं। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स जिस तरह ये दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गए, इसी तरह अगर हम गैलेक्टोज को और ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें, ठीक, किसको? गैलेक्टोज को और ग्लूकोज को। अब देखिए जी एक और डाइसैकेराइड का, क्योंकि ये मैं स्ट्रक्चर इसके स्टूडेंट्स बना रहा हूँ ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को देखकर थोड़ा सा इसके बनाने की प्रैक्टिस भी कर ले, ठीक। इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद बैठ जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स मैं इस वक्त ड्रा कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है ये गैलेक्टोज का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का, और साथ में मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ ग्लूकोज का, ठीक। और ये जो मैं इस तरफ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ अभी, ठीक, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक स्टूडेंट्स, ये CH2OH। अब इस स्ट्रक्चर में और इसमें जो आपको फ़र्क नज़र आएगा
वो सिर्फ ये कार्बन नंबर 4 पर, इधर आप गौर करें, यहाँ कार्बन नंबर 4 पे OH ऊपर लगा हुआ है, यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो ये गैलेक्टोज है और ये वाला क्या है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसमें OH आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कार्बन नंबर 1 पर, और यहाँ कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे है, तो ये भी इनके अंदर डिफरेंस आप ज़रा नोट कर ले स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये हुआ ग्लूकोज और ये हुआ गैलेक्टोज। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये जो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसमें ये ऊपर वाला OH और इस स्ट्रक्चर में ये नीचे वाला H, ये पानी बन कर के निकल जाएगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ जो पानी बनकर निकल रहा है। ठीक है, ये अब ये पानी बनकर जब निकल जाएगा तो ये दोनों ऑक्सीजन के ज़रिए आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इससे बनेगा लैक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है और ये मिल्क में पाया जाता है, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर ग्लूकोज को हम ग्लूकोज के साथ मिला दें, ठीक है, तो इससे माल्टोज का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ठीक है, डाइसैकेराइड्स के। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 2 शुगर यूनिट्स को आपस में मिलाया तो उससे डाइसैकेराइड्स बन रहे थे। बिल्कुल इसी तरह आप 3 शुगर यूनिट्स को आप इसी तरह से मिला दें, ठीक है, तो वो ट्राइसैकेराइड्स बनाएंगे। इसी तरह आप बढ़ाते जाएं इसको तो ये ओलिगोसैकेराइड्स बनते हुए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक, ये देखिए जी, एक मोनोसैकेराइड और दूसरे मोनोसैकेराइड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इनके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम जहन में रखना, इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसी बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी। ठीक, आगे हम इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ये 2 शुगर्स के बीच में होता है। इस तरह बहुत सारे शुगर्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग करते 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 पॉलीसैकेराइड भी बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओलिगोसैकेराइड्स क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, ओलिगोसैकेराइड में कुछ और टर्म्स भी है, जैसे अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये चीज़ें फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर 4 होगा, उसमें इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड पर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पॉली का मतलब है सेवरल, यानी बहुत सारे, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी बहुत सारे शुगर आपस में मिलेंगे तो इसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। दे प्रोड्यूस मोर देन, ठीक है, मोर देन 1, या हम सिंपली कह सकते हैं दे प्रोड्यूस मोर, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं तोड़ने पर। नॉन शुगर, ये शुगर नहीं होते, यानी मीठे नहीं होते, जायके में टेस्टलेस होते हैं। एमोर्फस होते हैं। एमोर्फस का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। और एमोर्फस स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसमें ना तो एंगल्स मौजूद हों, जैसा कि अल्फ़ा, बीटा, गेमा वगैरह, और ना ही उसके अंदर एजेस मौजूद हों, जैसा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जिस स्ट्रक्चर में ये चीज़ें ना हो उसे हम एमोर्फस स्ट्रक्चर कहते हैं, और इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। अब ये पॉलीसैकेराइड्स भी 2 किस्म के हैं, एक हैं एनिमल पॉलीसैकेराइड्स और दूसरा है प्लांट्स में पाए जाने वाले प्लांट पॉलीसैकेराइड्स। तो जो एनिमल पॉलीसैकेराइड्स है, ये जाहिर सी बात है एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में। अब इसमें ग्लाइकोजन का हम एग्जांपल लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स रिजर्व फूड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिजर्व फूड।
और ये ग्लाइकोजन स्टोर शुदा हालत में यानी स्टोर शुदा फूड है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बाद जब खाना हज़म हो जाता है तो स्टूडेंट्स उस खाने से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारा बॉडी उन सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एकदम यूज़ नहीं कर सकता। तो इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फिर ग्लाइकोजन बना करके लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करते हैं इसको? लिवर में और मसल्स में। इजाफी ग्लूकोज को लिवर और मसल्स में ले जा कर के स्टोर कर दिया जाता है और फिर जितनी जितनी ग्लूकोज की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है उतना उतना ग्लूकोज लिवर से या मसल से निकाल करके उसको फिर एटीपी बना करके यानी एनर्जी बना करके हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक, तो इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, एनिमल स्टार्च का मतलब स्टार्च भी जो है बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ये भी चूँकि ग्लाइकोजन भी असल में बहुत सारे ग्लूकोज से मिल करके बना हुआ होता है। ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ करके जिगर के अंदर या मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स के जो पॉलीसैकेराइड्स है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्टार्च। ठीक, अब स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स ये दो किस्म के पॉलीसैकेराइड से बना होता है। एक पॉलीसैकेराइड का नाम है एमाइलोज और दूसरे पॉलीसैकेराइड का नाम है एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या फ़र्क होता है? जो एमाइलोज होता है इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या चीज़ है? असल में होता ये है जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक ग्लूकोज का यूनिट है। ठीक, ये एक ग्लूकोज का यूनिट है और इसके साथ ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट मौजूद है। ठीक, ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट मौजूद है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों ग्लूकोज के यूनिट्स पे गौर करें तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन ये है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और फिर यहाँ पर इसका छठा कार्बन होगा। इस ग्लूकोज में ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ इसका फिर छठा कार्बन होगा। ठीक, अब होता ये है कि एक ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो जुड़ जाता है ऑक्सीजन के ज़रिए दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ, यानी एक का कार्बन नंबर 4 और दूसरे ग्लूकोज का एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे क्या कहेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, आपको क्लियर हुआ 1,4 का क्या मतलब है? ठीक है, तो एमाइलोज जो पॉलीसैकेराइड है इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं और जो एमाइलोपेक्टिन है ये इसमें अल्फ़ा 1,4 के साथ अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की। क्या मतलब हुआ? यानी देखिए एक ग्लूकोज का यूनिट है, ठीक, ये वाला, ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है, ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट है। अब एक तो इसमें होगा अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, यानी एक का कार्बन 1 दूसरे के कार्बन 4 से जुड़ा होगा, तो ये होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि एक, अब चूँकि ये ब्रांच्ड होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि एक का ये जो कार्बन नंबर 6 है, यानी इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये जो कार्बन नंबर 6 है, ठीक, अब ये क्या करता है? किसी और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन के ज़रिए से जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे क्या कहेंगे? अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि
एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, यहाँ भी वही पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये जुड़ जाएंगे। और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है, तो ये होगा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब स्टूडेंट्स आपने इस पे परेशान नहीं होना कि इस अल्फ़ा का क्या मतलब है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्फ़ा और बीटा इस तरह के टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और मशहूर पॉलीसेकेराइड है, उसका नाम है सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ये सेलुलोज जो है पूरी दुनिया के अंदर जितने प्लांट्स पाए जाते हैं उन सब का जो सेल वॉल है, उनके जो बाहर का हिस्सा है वो सेलुलोज होता है। और सेलुलोज भी क्या है, ये भी बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कॉटन कंटेन्स 95% सेलुलोज, और कॉटन जिसे हम कपास कहते हैं ये 95% सेलुलोज होता है। और सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, और सेलुलोज बना होता है 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट से। अब ये बीटा क्या चीज़ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, अल्फ़ा और बीटा। आप सिंपली ये समझे 2000 ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, जॉइंड बाय अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस, और ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेजेस के ज़रिए या 1,4 लिंकेजेस के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम स्टॉप करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब चूँकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हम इस लेक्चर को यहाँ पर अब स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको यानी फूड और न्यूट्रिशन के चैप्टर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।